तो ऑडिटिंग के डे 2 में आपका स्वागत है। डे 3 नहीं है वो, एक तो डे 0 था। या तो फोकट बात की थी उस दिन, क्या पढ़ा था, काला रोज करा था फोकट। डे 2। आज हम कुछ और समझेंगे, कुछ और फंडामेंटल्स जो हमारे लिए समझना जरूरी बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। चलिए, अब चलिए आज अपन दीपक सर सरी के एग्जाम्पल लेते हैं। दीपक सर ले जाते ना अपने को बार बार घुमाने, सर अफवाह तो कहाँ ऐसा। आज थोड़ा 5 मिनट अपन दीपक सर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। दीपक सर का होता है फूडी मोटिवेशन, मेरा होता है नेगेटिव मोटिवेशन। नाटा सर का होता है सेल्फ मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करते रहते हैं कि मैं समझा पाऊँ इन। नाउ चलिए, अब आगे कितने लोग, अब जरा समझना, मस्ती कम काम ज्यादा। ए, 3 पत्ते खेलना बंद करो, इधर आ जाओ। नाउ अब बात इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर आ जा, तेरे को इस पे डाउट होएगा। नाउ एक तो ये टीचर की साली कंडीशन होगा तो कि हाँ हाँ हाँ, तरफ देखो, हाँ बाकी बेटे टीचर आते बेचारे आते पढ़े चले, इसको ही रहता है मेरी तरफ देखो मेरे। यस, मैं सही। चलो घूमने चलते हैं। आ, सबसे पहले चलते हैं मेरे और दीपक सर के फेवरेट डेस्टिनेशन पे, आप लोगों का भी होगा, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन कितने लोग नहीं गए? मरवा दिया है, नहीं गए। और अच्छा चलो सेलिब्रेशन नहीं गए, अपना स्वीट्स तो गए होंगे, वो भी नहीं गए। गए हो, अच्छा चलो अपना स्वीट्स भी नहीं गए तो नीचे वाली कैंटीन तो छोड़ो यार, वो मेरे ऑडिट के लेवल पे आ ही नहीं पाएगी। तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लेवल पे ही आ जाए अभी तो बहुत बड़ी बात। तो मतलब बिजनेस लेवल पे तो आए वो पहले। चलिए, अभी तो ऐसा लगता है गुरुद्वारा का भंडारा चल रहा है। अभी आओ वापस, वो भी ज्यादा अच्छा होता है, मोर बेटर देन दैट। सो लेट्स मूव। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसी ऐसे फूड जंक्शन की, चाहे सेलिब्रेशन हो चाहे अपना एवेन्यू हो। आप जब भी जाते हो तो आप जाने के बाद, वहां पर जाने के बाद आप जैसे सेलिब्रेशन पे गए, अपना स्वीट्स पे गए, वहां जाने के बाद आपने कहा भैया वो एक समोसा एक कचौरी दे दो, तो वो बोलता है भाई साहब, सेलिब्रेशन पे जाते हैं आपने बोला ब्लैक फॉरेस्ट केक दे दो, सेलिब्रेशन की क्राउड अलग रहती है वो वाली। तो जाते हैं बैग समोसा वेज पैटीज एंड ऑल दैट, तो वो देता नहीं, वो बोलता है पहले कैशियर के पास जाओ,
पैसे जमा करो, पर्ची लाओ, फिर हमको दो, फिर हम तुमको देंगे। अब ऐसे में क्या होता है, जो लोग शुरू से इंदौर में रहे उनको तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो लोग कस्बों में रहे हैं, वहां तो जाने के बाद पहले खाते हैं भैया, पैसे पहले कौन मांगता है? पैसे पहले मांग ले तो ईगो हर्ट हो जाए, वहां तो पैसे मांग रहा है, अबे खिलाओ तो सही। तो अभी भाई गए वहां जाके बोले भैया एक ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री दे दो और एक सर नाम मत लो प्लीज, भूख लगाएगी। ओके, तो ये दे दो। लेकिन उसने बोला भाई साहब आप जाओ और पहले वहां पेमेंट करो, फिर आओ। भग जाएंगे क्या? भग जाएंगे वाली बात नहीं, आप जाओ वहां पेमेंट करके। अब तो मैं पहले खा के ही जाऊंगा। वो बोलेगा भाई साहब मैं नहीं दे सकता। वो ने तुम्हारा मैनेजर बुलाओ, मैनेजर आएगा, आप कितनी ही बहस कर लो, वो मैनेजर यही बोलेगा सर सिस्टम लेगा पहले, उसको इनपुट लेगा, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। मैकडोनल्ड्स में भी जाएंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे कि पहले खा लें, है ना? तो अपने को कई बार लगता है, इरिटेशन होता है कि क्या पागलपन है। लाइक मैकडोनल्ड्स में आप अगर जाओ, बच्चे जब छोटे थे तो मैं भी लेके जाता था मैकडोनल्ड्स, नया नया खुला था इंदौर, तो चलो भैया, मेरे बेटे को बहुत शौक था मैकडोनल्ड्स का, तो चलो बर्गर खा के आएंगे। अब आप वहाँ जाओ, छोटे छोटे थे तो ऑर्डर कर दिया आलू टिक्की बर्गर खाएंगे, फिर पास में देखा तो बच्चा कुछ और खा रहा था। अब बचपन में तो अपनी भी इच्छा होती है यार, ये अपन ने ये ऑर्डर कर दिया और ये तो ये खा रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पापा वो खाना है। मैंने कहा भैया वो खाना है, वो कैंसिल कर दो। ओ भाई साहब वो क्या बोलता है कैंसिल नहीं होगा? मैंने क्यों ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा? सर सिस्टम में फीड हो गया। तो इसको समझा, मेरे को मत समझ, तो समझा बाबा तुम आज, मेरे को वही खाना है तो मैं ये कैसे खाऊंगा? तो और आप मान क्यों नहीं रहे हो, सिस्टम में फीड हो गया है, ऑर्डर चला गया, ऑर्डर बन गया होगा, अभी कैंसिल नहीं हो पाएगा। मैंने कहा तू ये मेरे को बिल्कुल मत समझा, इसको समझ। कोई ना कोई तो प्रोसेस होगी कि जैसे से तेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा। फिर वो गया अंदर, उसके मैनेजर को बुला के लाया, फिर उस मैनेजर ने अपनी जेब में से कार्ड निकाला, उस कार्ड को स्वाइप किया, फिर उसके बाद उसको अथॉरिटी दी, फिर उसने उस ऑर्डर को कैंसिल किया, फिर उसने नया ऑर्डर डाला, फिर जो चाहिए था वो आया। समझ में आया? ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ अभी मैं, कंक्लूजन कुछ भी नहीं। सेलिब्रेशन पे भी पहले आपको क्या बोला, पैसे दो। आप इंदौर से भोपाल जाओगे, डोडी आएगा या सोल रिट्रीट आएगा, दो फूड जॉइंट है। आप वहाँ उतरोगे, आप वहाँ जाओगे, आप सीधे चले जाओगे, वो लोग भाई साहब पहले पेमेंट कर दो, हर जगह इसकी 12 बजे हूँ, पहले पेमेंट करो उसके बाद आओ, फिर हम देंगे। वाई? भाई साहब अगर सेलिब्रेशन में ये न रखा जाए, अपना स्वीट्स पे न रखा जाए, डोडी पे न रखा जाए सिस्टम, तो फिर मालिक रोज सुबह आएगा, पूरे समोसे गिनेगा, पूरे पेटिस गिनेगा, फिर शाम को वापस आएगा, फिर सब पूरा गिनेगा, फिर सिल्लक मिलाएगा, फिर बोलेगा हाँ अब सब सही है। उसके बाद प्रॉब्लम, इतना रोज तो कर नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है इतना रोज कर पाना उसके लिए। तो आप क्या करोगे? आप बिग बाजार जाते हो, किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो, वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ है, आप उसमें से सिलेक्ट करते हो, राजा सरी के टोकरी लेके घूमते हो, बास्केट लेके, और भिखारी तरीके लाइन में लग जाते हो कैशियर की। फिर तुमको वहाँ पे दिमाग का दही हो जाता है, इसकी बराबर जो कैशियर बढ़ाते क्यों नहीं हो बे। फिर एक आदमी आएगा, वो ज्ञान गणित देगा उसको, मैंने रहा यार तुम क्या, क्या यार तुमने 5 कैशियर लगा रखे हैं, इतने आदमी वहाँ फालतू बैठे हैं हर डिपार्टमेंट में, उनको ही कैश की अथॉरिटी दे दो, वहीं खरीदे वहीं कैश पर कर जाए। बोला ऐसा नहीं हो पाएगा, जो सिस्टम है वैसे ही चलेगा। अब आप इस सिस्टम को देखो, ये क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया प्रभु कि अगर
हर कर्मचारी को अथॉरिटी दे दी जाए कि तू पैसे भी ले ले और समोसा भी दे दे, पैसे भी दे दे, पोहे भी दे दे, पैसे भी ले ले, चाय भी दे दे, सब कर ले तू। हर आदमी को अथॉरिटी दे दी, तुम भी पैसे ले लो, तुम भी बांटो। बॉस बहुत गजब हो जाएगा। चाय बेच दी जाएगी, पैसे जेब में रख लिए जाएंगे, उधर दिए ही नहीं जाएंगे। फ्रेंड आएगा, फ्री में चाय पिला दी जाएगी। कौन हिसाब रखता है कितनी चाय बनी? कोई ये वाले की चाय तो है नहीं जो पैक आई कि कितने पैकेट फटे तो उतनी चाय बिकी। इफ यू गो टू न्यू सेंसेशन इन द सिटी, चाय आए आजकल, वो चाय में पूरे सेशे होते हैं उनके चाय। और चाय के एक एक सेशे फटता है और चाय बनती। वहां आदमी बैठा, उसने बोल दिया इतने सेशे तुमको भेजे, इतने पैसे मेरे को चाहिए, बात खत्म हो गई। व्हाट इज दिस ऑल? सर ये सब क्यों लगाया है? ये सब इसलिए लगाया कि एक आदमी काउंटर पे खड़ा है और अगर वो कैश कलेक्ट कर रहा है, जितने आप कैश काउंटर कलेक्शन पॉइंट बनाओगे उतने ज्यादा आपके फ्रॉड और एरर होने के चांसेस रहेंगे। आप जब कैशियर के पास जाते हो सुपरमार्केट में, वो फ्लिकरिंग लाइट से बारकोड रीडर से बारकोड रीड करता है, उसके बाद उसको कुछ भी फीड नहीं करना है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हजारों आइटम दिन भर में बिकेंगे। अगर फीड करने गया आदमी तो कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा ही करेगा। इसेंशियली दे शुड हैव व्हाट? बारकोड सिस्टम। जितने सिस्टम लगा रखे हैं, चाहे सेलिब्रेशन में लगा रखे हैं, चाहे अपना स्विच में लगा रखे हैं, चाहे डोडी में लगा रखे हैं, जहां भी लगा रखे हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट करने के लिए। मत करो आप सेलिब्रेशन में, अपन सारे कर्मचारियों को सारी अथॉरिटी दे देते कि तुम ही कैश लो, तुम ही बांटो। या तो वो कैश लेना किसी से भूल जाएगा और सामान दे देगा, या फिर सामान दे भी देगा, कैश ले भी लेगा और खुद की जेब में रख के निकल जाएगा, तो कंट्रोल क्या रहेगा? इसलिए बोला पहले पैसे जमा करो। जैसे ही आप पैसे जमा करते हो वहाँ क्वांटिटी ऐड हो जाती है, क्वांटिटी ऐड हो जाती है, स्टॉक में से कम हो जाती है। उसके मालिक अपने मोबाइल पर ही देख लेते हैं कितनी पेस्ट्री बची, वही दिख रहा उनको पूरा। हमने नाटा एकेडमी पे बहुत सारे पॉइंट क्यों नहीं बनाए? कैश, कैश का एक ही पॉइंट है, कैशियर। जब वहां लाइन लगी तो भी लोगों ने गाली दी, क्या यार एक ही कैशियर इतने सारे बच्चे पागल बनाते हैं, सबको बिठा दो, सबको हम ये सबको कैश लेने की अथॉरिटी दे दें तो हम सब बाबा जी बन के हिमालय चले जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं ना सर। तो ये क्या था? इतनी सारी जगह हम घूम रहे थे और हम जो ये ऑब्जर्व कर रहे थे, ये एक सिस्टम था। इस सिस्टम को ही कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या कहते हैं? तो आज का पहला वर्ड हमारे पास जो आया है वो क्या आया है? हाँ, अपनी वर्ड वाली आखिरी के 5 पेज पे पहुंच जाओ बाबू। आज का नया शब्द, आज का नया शब्द क्या है? इंटरनल कंट्रोल, यानी कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज ओवर इट्स बिजनेस, टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, टाइमली करेक्ट एनी मिस्टेक। Control of enterprise over its business to prevent, detect, timely correct any mistake. Prevent, detect,
and timely correct any mistake. किसी भी मिस स्टेटमेंट को पहले तो होने से रोकना, हो जाए तो डिटेक्ट करना, और मिल जाए तो करेक्ट। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक पूरा का पूरा सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कौन बनाता है ये सिस्टम? मैनेजमेंट बनाएगा कि ऑडिटर? मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी डिजाइन्स implements and maintain this system of internal control. आज के बाद जब भी अपन आईसी लिखेंगे वो इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, इंटरनल कंट्रोल रहेगा। इंटरनल कंट्रोल सबसे पहले क्या होता है? डिजाइन। डिजाइन करने के बाद क्या होता है? इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट करने के बाद मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके। और इंटरनल कंट्रोल के लिए एक वर्ड और यूज होता है, या तो ये एडिक्वेट होता है या तो ये इनएडिक्वेट होता है। या इनएडिक्वेसी के साथ हम इसके साथ में लिख देते हैं मटेरियल वीकनेस होती है। इंटरनल कंट्रोल के साथ ये जरूर ध्यान रखें कि मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी डिजाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है और मेंटेन करता है। किसको? इंटरनल कंट्रोल को। वो एडिक्वेट भी हो सकता है और इनएडिक्वेट भी हो सकता है। और इनएडिक्वेसी रिजल्ट करती है किस कारण से? मटेरियल वीकनेसेस से। शब्दों को चुनना पड़ेगा लिखने से पहले, हर कोई वर्ड नहीं लगेगा। सॉलिड इंटरनल कंट्रोल कुछ नहीं होता। सॉलिड इंटरनल कंट्रोल लिक्विड गैस बना के भगा देंगे तुमको। कॉन्क्रीट इंटरनल कंट्रोल कुछ नहीं होता। कॉन्क्रीट इंटरनल कंट्रोल जो वर्ड दिया सिर्फ वही यूज होगा, दैट इज एडिक्वेसी। एडिक्वेट, इनएडिक्वेट, तुम्हारे कोई भी वर्ड चलेंगे नहीं यहाँ पे। दीपक सर बहुत परेशान हुए थे इंटर में, उनको बहुत वर्ड लगाने की आदत थी। एक बार ऐसा आंसर लिखा, मैंने बुलाया, मैंने कहा दादा मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर दे, शशि थरूर पे क्या यूज करेगा? मैंने कहा दादा तूने कहाँ से लाया ये वोकेबलरी? वाइल चेरी पिकिंग दिस एंड दैट, और क्या मालूम क्या क्या लिखा। अरे मैंने कहा भैया आराम से सिलेक्शन लिखना है, अपने को चेरी पिकिंग नहीं करना है। हेलो। बहुत बहुत शेलो उसको माइल्ड करनी पड़ी लैंग्वेज। बोले सर दिस वॉन्ट गिव इफेक्ट। अरे मैंने कहा तू रहने दे, डोंट इम्प्रेस जस्ट एक्सप्रेस। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। गुड। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, आप अपना जितना भी एक्सप्रेशन है वो कहीं और करना, है ना। यहाँ बस उतना एक्सप्रेस करें जो ये लिखाया जा रहा है। अपनी तरफ से वर्ड्स मत डाल देना, नहीं तो वो आपको मार्क्स देगा नहीं। तो डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। अब देखो आप, जो हम पढ़ रहे हैं इसका इम्पैक्ट देखो। एक बंदा, मैं आपको बस इम्पैक्ट दिखा रहा हूं। एक बंदा लिखेगा इंटरनल कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, financial statements are also responsibility of management। हमारा बंदा अलग लिखेगा, हमारा बंदा लिखेगा
design, implementation and maintain a system of internal control is responsibility of management to prevent, detect and timely correct the mistake. बस इतना सा फर्क होता है 40 नंबर और 75 नंबर। 40 ही चलेंगे, रहने दो आप। 40 वाला लिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। 75 वाला लिखता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो ये नहीं बताया, बताऊंगा आराम से, अभी रुक। शास्त्रीय भाषा में ही लिख पाओगे आप इसको। शास्त्रीय संगीत है, रैप, हॉप पॉप वॉप मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी। अरे तो मैं तो नॉर्मली इंग्लिश नहीं लिख पाता हूँ, ऐसे कैसे लिखूंगा? सब हो जाएगा, मत टेंशन ले, बस आंखें खोल के मेरी तरफ ही देखना। अरे समझ में आया कि अपने को वर्ड कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज करना, और ये जब जब हम लिख के करेंगे तो ही। ओके चलो, ये वर्ड डिफाइन करने को आ सकते हैं क्या? ओ अंकल, सेकंड थर्ड फोर्थ के एग्जाम नहीं है ये जो तुमसे बोलेंगे डिफाइन द वर्ड। ये ले रहा है यार, बोले कहीं ये वर्ड तो नहीं आ जाएंगे 2-2 नंबर में। बताओ, पीसीएआर की एग्जाम चल रही क्या? चलिए, इंटरनल कंट्रोल समझ में आया। अब हम एक और टॉपिक पर आ रहे हैं। अब आप पहुंच जाओ अपने मेन पेज पे, शुरू में। इसके हमारे बहुत परेशानी आ रही, इसके अलग सिस्टम चलते हैं यार, पहले 5 पेज में लिखा था फिर आगे, रे कैसा आदमी है यार। हाँ, यू आर राइट, आगे बढ़े। चलो शुरू में आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। हो, इसने पढ़ाया था अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर यही बोलेगा बेसिस। यू आर राइट, on the basis of need and on the basis of time। on the basis of need में आती हैं 2 नीड, इंटरनल नीड एंड एक्सटर्नल नीड। एक्सटर्नल नीड में आती हैं 2 चीजें, स्टेट्यूटरी नीड, स्टेट्यूटरी नीड जिसको आप स्टेट्यूटरी नीड भी बोल सकते हो, और दूसरी आती हैं अदर एक्सटर्नल नीड। स्टेट्यूटरी नीड्स एंड अदर एक्सटर्नल नीड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम को बाद में समझेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। हेलो, समझे जरा? लिख लिया सबने? लिख लो लिख लो। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ नीड, नीड की बेसिस पर आप इस तरीके से इसको जाओगे। पहली आई इंटरनल नीड। मान लो मैनेजमेंट है, एक दिन आपको बुलाया, मेरे को बुलाया ऐसे, भाई आओ, मैंने कहा बोलो। यार हमारे 25 डिपो हैं, 25 डिपो की अकाउंटिंग होती है, 25 डिपो से सामान जाता है, हमारे अकाउंटेंट काम कर रहे हैं,
हमने इंटरनल कंट्रोल भी लगा रखे, लेकिन ये इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको कृपा करके आप चेक करके बताएं। हेलो, हमें ये बताइए कि ये जो हमारी अकाउंटिंग चल रही है, हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये बताओ। अब ये काम मैं किसके लिए कर रहा हूँ? डेफिनेटली मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूँ। ये किसकी नीड है? मैनेजमेंट की नीड है। मैनेजमेंट कौन है? इंटरनल लोग हैं। इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो ऑडिट में करता हूं उसे हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। जो 138 में आपने पढ़ा कि 25, 50, 100, 200 वाली को इंटरनल ऑडिट करना जरूरी है। नहीं पढ़ा? पढ़ा है। कंपनी ऑडिट में सेक्शन 138 क्या बोला? इंटरनल ऑडिट। मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो एक बैच में हो गया, एक में नहीं हुआ यूं? अच्छा, दोनों में मेरे को ही पढ़ाना है? आओ पढ़ लेंगे, देख लेंगे। नहीं पढ़ा तू क्यों डबल में दो दो बार पढ़ोगे? पर मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मुझे 2 बार पढ़ाना पड़ेगा। मैंने नहीं बोला था। मैंने तो बोध ग्रुप वालों को तो पढ़ाने का बोला ही है ना, उनको तो पढ़ाऊंगा ही ना। बोध ग्रुप वालों को तो पढ़ाना पड़ेगा। ओनली सिंगल ग्रुप वालों को कौन पढ़ाएगा? वो तो रूम सर पढ़ाएंगे। आओ, बोध ग्रुप वालों का टाइम बचाने के लिए मैंने बोला था मैं पढ़ा लूँ। चलिए, तो इंटरनल नीड एक बात हुई और एक्सटर्नल नीड दूसरी। इंटरनल नीड मतलब मैनेजमेंट की नीड कुछ भी हो सकती है। मैनेजमेंट आपको बोल सकता है मेरे तो खाली आप अकाउंट्स ही चेक कर दो। मैनेजमेंट आपको बोलता है मेरे आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस चेक कर दो। मैनेजमेंट बोल सकता है आप मेरा कंसोलिडेशन चेक कर दो। मैनेजमेंट आपको बोल सकता है आप ये देख लो यार कि मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही लगे। स्कोप विल बी डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट। कौन डिटरमाइन करेगा स्कोप? मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव कौन डिटरमाइन करेगा? मैनेजमेंट और रिटर्न मिलके। हेलो, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं आप लेते हो फॉर द सेक ऑफ फैसिलिटी टू द मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, तब वो ऑडिटर क्या कहलाता है? इंटरनल ऑडिटर। और आजकल कंपनीज एक्ट में कुछ कंपनीज को इंटरनल ऑडिट रखना भी मैंडेटरी है। हेलो, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। अब ये तो हुआ कौन सा ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर के अलावा और कौन हो सकता है? एक्सटर्नल नीड भी होती है। अब एक्सटर्नल नीड कौन सी होती? फॉर एग्जांपल, आप आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर नहीं है, आप एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, आपकी ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ के ऊपर है ही नहीं। जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ के ऊपर है ही नहीं, तो वो आपको बोलते हैं कि आपको ऑडिट, टैक्स ऑडिट तो करवाना ही नहीं। तो आपने कहा ठीक है, हमको टैक्स ऑडिट तो करवाना है, हम तो ऑडिट ही नहीं करवाना, हमें क्या करना, हमारे 1 करोड़ के ऊपर ग्रॉस रिसीट्स ही नहीं। लेकिन आप बैंक में गए और बैंक से बोला कि साहब हमको एक सीसी लिमिट दे दो, या आपने कहा कि चलो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को पार्टनरशिप कंसर्न बना लेते हैं। जो नया पार्टनर आया आपने उससे कहा हमको गुडविल दे दे 10 लाख की। वो पार्टनर बोल रहे गुडविल कैसे दे दूं 10 लाख की? बोलते हमारी एसेट है, हमारी लाइबिलिटी है, हमारी इतनी गुडविल है। वो बोलेगा यार रुको यार, मतलब इनकमिंग पार्टनर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं कर पा रहा, बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं कर पा रही, क्रेडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं कर पा रहा। वो तीनों चाह रहे हैं कि आप तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से लिखवा के ला दो कि आपकी बैलेंस शीट सही है, तो आप जो बोलोगे वो हम कर लें। नाउ this need is generated by incoming partner or bank or lending institution or creditor, they all are external persons, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। एक होता है कौन सा ऑडिट? इंटरनल। इंटरनल ऑडिट कब करते हैं? टू सेटिस्फाई इंटरनल नीड्स। और एक्सटर्नल ऑडिट कब करते हैं? टू सेटिस्फाई एक्सटर्नल नीड। तो इंटरनल ऑडिट होता है इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक्सटर्नल ऑडिट होता है
एक्सटर्नल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब एक्सटर्नल नीड जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी वाली होती वो तो ये हो गई अदर एक्सटर्नल नीड। हेलो, वो तो हो गई अदर एक्सटर्नल नीड। लेकिन अब ना मैनेजमेंट चाह रहा है ना ये लोग चाह रहे हैं, अब चाह रहा है आरओसी। आरओसी कह रहा है बाबू एनुअल जनरल मीटिंग में हर साल ओपीसी को छोड़ दो उसकी एजीएम। बाकी तो हर कंपनी को, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे होल्ड जो भी, हर कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी रखने हैं ऑडिटेड ही रखने हैं, चाहे तुम्हारा टर्नओवर हो कि नहीं हो। इनकम टैक्स नहीं है यह कंपनीज एक्ट। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहती है, सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहती है, दोनों एक्ट रिक्वायर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या चाहिए, ऑडिट शुड बी ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंट। हेलो, 15 लाख कंपनियों में से जितनी भी एक्टिव कंपनियां हैं, तो 1 लाख डोरमेंट कंपनी हटा दो तो 13 लाख कंपनियों को तो ऑडिट करवाना ही, कोई चॉइस ही नहीं उनके पास, ना कोई टर्नओवर की चॉइस है ना कोई लिमिट है। एवरी कंपनी हैज टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड एंड शुड प्लेस बिफोर द शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल। ये किसका प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट। फिर आती है सेक्शन 44 ए बी, पीजीबीपी चालू नहीं हुआ ना अभी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। अभी आप जब पढ़ोगे 44 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो 44 ए बी ऑफ इनकम टैक्स आपको बोलती हुई नजर आएगी कि अगर आपके ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको क्या करवाना जरूरी है, आपके रिटर्न को हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट अटैच्ड नहीं होगी। वही वाली लगाते जो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारे ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है कंपनी एक्ट में, वही जो हमने एजीएम में रखा था वही लगा देते हैं। लगा दो, ऑडिट रिपोर्ट भी लगा दो, लेकिन टैक्स ऑडिट अलग होगा, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी हुई। हमको इनकम टैक्स के नजरिए से देखना है कि तुमने अलाउंसेस डिसअलाउंसेस सही लिए कि नहीं लिए, सारी इनकम ली कि नहीं ली, एग्जाम्प्टेड इनकम गलत तो नहीं ले ली। हमको भी पूरे पॉइंट्स पे रिपोर्ट चाहिए। बताओ आप, इंडिया में एक कंपनी को अगर वो कंपनी है तो कंपनी ऑडिट तो करवाना ही, इनकम कमा रही है तो इनकम का भी टैक्स ऑडिट करवाना जरूर है। फीस अलग अलग मिलेगी क्या, जब दो रिपोर्ट अलग अलग जाएगी तो 2 बार फीस भी मिलेगी, और एक सर्टन लिमिट के बाद जीएसटी ऑडिट करवाना भी जरूर, तो तीसरी फीस भी मिलेगी एक ही आदमी से तीन। तो ये तो कोई और ऑनली सी है। इधर वाले भैया, हेलो, हेलो, राइट वाले भैया, समझ में आ गया। तो वी आर दी ओनली, फिर हम तो जॉब में जाने का जाओ ना, मैंने कहा मना किया, इधर राजा सरी के रहो, कहा जॉब में दूसरे की गुलामी करने जा रहे हो। और तुम पढ़ाओ अभी जॉब का, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ है। इंटरनल समझ में आया, एक्सटर्नल समझ में आया, एक्सटर्नल के नीचे और इधर तो स्टेट्यूटरी नीड को सेटिस्फाई करने वाले को क्या बोलेंगे, स्टेट्यूटरी ऑडिटर। और ये अदर देन स्टेट्यूटरी ऑडिटर, अगर एक्सटर्नल नीड सेटिस्फाई करना है तो एक्सटर्नल ऑडिटर। हेलो, और ये इंटरनल ऑडिटर। फंडे समझ में आ गए, आओ लिख लें अपन अपना उधर।
चलिए, नाउ वापस जाओ, कहाँ? पीछे के पीछे, ढूंढू, पीछे जाओ, जस्ट चिल। पीछे 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कौन? ऑडिट टू सेटिस्फाई internal needs of management of entity. What is external audit? External audit is audit to satisfy external needs of various persons interested in entity. सर ये एंटिटी वर्ड क्या है? एंटिटी में सब आ जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो नहीं हो, एवरीवन कम्स। व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट? एन ऑडिट टू सेटिस्फाई statutory needs an audit to satisfy statutory needs like tax audit, company audit, bank audit, इंश्योरेंस ऑडिट। भाई साहब, हर एक्ट में लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। हर एक्ट ने अपने यहाँ लिखा हुआ है ऑडिट करवाओ। ये सारे ऑडिट जो एक्ट के अधीन होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्टेचूटरी ऑडिट। स्टेचूटरी नीड्स क्या होती हैं भाई साहब? अलग अलग एक्ट की अलग अलग नीड होती है। टैक्स ऑडिटर का कहना है कि हम इनकम टैक्स एक्ट का कहना है कि हम 1 करोड़ रुपए से ऊपर क्रॉस रिसीट्स पे क्या करवाएंगे? ऑडिट करवाएंगे। कुछ केसेस में 5 करोड़ भी है। बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं। कंपनी ऑडिट वाले तो बोलते हैं हमें तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही चाहिए। बैंक ऑडिट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है हर बैंक को ऑडिट करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोलता है हर इंश्योरेंस एंटिटी को ऑडिट करवाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 दोनों बोलते हैं कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। हर आदमी सब्जेक्ट टू ऑडिट है क्योंकि स्टेच्यूट बोलता है। और अगर स्टेच्यूट बोलता है तो दैट इज कॉल्ड स्टेच्यूटरी नीड। अरे हेलो, स्टेच्यूटरी ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, 3 तरीके के ऑडिट। ये कौन से ऑडिट हुए? ऑन द बेसिस ऑफ नीड। ओके, इनका यूज में कुछ नहीं लिखोगे भाई साहब। कैरी आउट, कंडक्ट और परफॉर्म तीनों जगह आएगा। जो ऑडिट हो रहा है तो ये भी हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं। अरे अभी ये फिर ले जाएगा अपने को वापस पीछे। चलो, अरे यार इसके मारा बहुत परेशानी। अभी ये बज गए ना, ये नहीं पढ़ाया ना इसने। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देर आर 3 ऑडिट्स।
ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो 3 ऑडिट, ह्यूमन का भी ऑडिट होता है, क्या होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, लेकिन वो इंटरनल ऑडिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। एक होता है फाइनल ऑडिट, एक होता है इंटरिम ऑडिट, एक होता है कॉन्करंट ऑडिट। तीन ऑडिट अलग होते हैं, एक का नाम है फाइनल ऑडिट, एक का नाम है इंटरिम ऑडिट, एक का नाम है कॉन्करंट ऑडिट। सर मैं मॉड्यूल खोल के कल भी देखा, सिर्फ ऑडिट की डेफिनेशन मिली, बाकी आपने जो पढ़ाया वो मॉड्यूल में नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। अभी 6 दिन तो मॉड्यूल का पहला पेज खोलने में ही लग जाएंगे, शब्द तो समझे, उसके बाद अपन उसको पढ़ने लायक बनेंगे। Unless and until we are not familiar with the words which are used in every single line of the module, how can we read it? Possible ही नहीं। सागर सर बता रहे थे सीए करने के बाद डीसा करना पड़ता है तभी बैंक ऑडिट कर सकते हो। एक पार्टनर का डीसा होना जरूरी है? मैंने तो बहुत सारे पार्टनर रख लिए, सबने अलग अलग किया, मैंने कुछ नहीं किया। नाउ मेगा को डीसा करूं, मेरे पार्टनर के बाद डीसा है, खत्म। चलिए पार्टनर बनाएंगे ना अपन, 4-5 सब अलग अलग काम करेंगे। फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट। आइए, अरे अभी से मत बना लेना पार्टनरशिप, हम हो अभी अपने को करना है। पता चला आज शाम को नीचे प्लानिंग चल रही है, V4 विल बी हैविंग, व्हाट वुड बी द नेम, नाम वाम में डिसाइड कर लिया। चले आगे, अभी नहीं अभी नहीं, आराम से। फाइनल ऑडिट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, वैसे मैं बताऊं आधी से ज्यादा ज्यादा पार्टनरशिप इंटरमीडिएट में डिसाइड हो जाती है। राइट नाउ with whom I am partner, I had been here in Nahata Academy with them in intermediate itself, तो वो they are all my partners, तो मैक्सिमम तो बॉन्डिंग यहीं से डेवलप होती। सो इंदौर में जो भी पार्टनर्स है, बैचमेट्स ही तो पार्टनर बनेंगे, और कौन बनेंगे। नॉर्मली तो यही होता है जब बड़े स्टार्टअप टाइप की रिस्क लेते हैं, तो नहीं तो फिर बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के छोटे पार्टनर बन जाओ, चॉइस इज योर्स। फाइनल ऑडिट, अरे नौकरी भी करनी है अपने को, फोकट सपने दिखा रहा हो, अपने से हो जा रहा नहीं, अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सपने दिखा रहा है आदमी, इसको बोलो रे 4:15 होने वाली है, रुक जा। फाइनल ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाने के बाद जो ऑडिट शुरू होता है उसको क्या कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, जब बनेंगे, मैं तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली ऑडिट कर रहा हूं, उसे क्या कहते हैं। लेकिन कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे बैंक, एक दिन में 5-5 हजार ट्रांजेक्शन, तो उनका ऑडिटर जो वो अपॉइंट करते हैं वो बोलते हैं दादा तुमको तो हर वीक में पिछले वीक का पूरा ऑडिट करना पड़ेगा, मतलब लास्ट वीक के सारे ट्रांजेक्शन इस वीक के सारे ट्रांजेक्शन, मतलब वो ऑडिटर वहीं बैठा रहता है। उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट। नॉर्मली कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरिम ऑडिट जो होते हैं वो इंटरनल ऑडिट में होते हैं। तो कॉन्करेंट ऑडिट और इंटरिम ऑडिट बेसिकली कहाँ नीडेड होते हैं, इंटरनल ऑडिट में। लेकिन कई बार बड़ी एंटिटीज के स्टेट्यूटरी ऑडिट में हम लोग क्वार्टरली जाके ऑडिट करते हैं और फिर फाइनल ऑडिट करते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये बेसिस अलग अलग है, यूज कहीं पे भी हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट भी, फाइन इंटरनल ऑडिट नॉर्मली होता है या तो इंटरिम होता है, क्वार्टरली, बाय मंथली, मंथली, हाफ ईयरली, हेलो, क्या होता है फिर कॉन्करेंट, तो वो दोनों ही इंटरनल में आते हैं। और फाइनल
यो क्यों लिंक गायब? क्या टाइमर डाल रखा क्या? सेकंड ग्रुप तो लिखो सालो। चलिए, तो फाइनल ऑडिट नॉर्मली कौन करता है? फाइनल ऑडिट नॉर्मली किसका होता है? स्टेट्यूटरी ऑडिट फाइनल ऑडिट ही होता है। हेलो, स्टेट्यूटरी ऑडिट फाइनल ऑडिट ही होता है नॉर्मली। तो इतनी बातें अपन ने अभी की, तो ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और नीड की बेसिस पे इंटरनल, एक्सटर्नल, स्टेट्यूटरी, अदर, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट। फाइनल ऑडिट मतलब audit after the financial statements are prepared by management. Interim audit means during the year regular interval पर जो audit होता है उसको आप कहते हो internal audit. और concurrent audit means the audit which is ongoing audit concurrently with the recording of transactions. ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग के कॉन्करेंटली चलता। भैया तुम्हारी ये जूम आउट हो गई, क्या करने हैं अब? मीटिंग चालू करें, फिर अपन वोट ऑफ थैंक्स देके मीटिंग बंद कर देंगे। मीटिंग चालू कर, मैं वोट ऑफ थैंक्स देता हूँ। और चालू कर रे। हो गया जब। Recording in progress. नाउ फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट एंड कॉन्करेंट ऑडिट, और ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। इन तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ये तीनों आपके मॉड्यूल में थे, पर इन तीनों को मॉड्यूल से ना मालूम क्यों बाहर कर दिया, तो अपन भी क्यों जबरन में इन पे दिमाग लगाएं जो मॉड्यूल में ही नहीं। चलिए, तो आज के दिन हमने कुछ कंसेप्ट्स देखे, और कल कोई भी मिस ना करे लेक्चर। ये मैं स्टेट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूँ कल के लिए स्पेशली, क्योंकि कल 25% ऑफ ऑडिट होने वाला है। हाँ, 25% ऑफ दी फंडामेंटल्स कल अकेले डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद अपन उन सबको डिलीवर करते रहेंगे। इसलिए कृपा करके कल का लेक्चर मिस ना करें। हमने नहीं सुना, कुछ नहीं सुना बेटा, मैंने ये बोला कि ये तीनों जो होते हैं इनको अपन लिखेंगे नहीं, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं बताया।